हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेबर लॉ के जो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। कर्मचारी के प्रीतिकर पाने की, प्रीतिकर कहते हैं कंपनसेशन को, क्षतिपूर्ति। प्रीतिकर पाने के अधिकार तथा प्रीतिकर की राशि पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एम्प्लॉइज एंटाइटलमेंट for compensation and the amount of the compensation under the Workmen Employees Compensation Act 1923। जो कर्मकार होते हैं, जो वर्कमैन होते हैं, उनके जो प्रीतिकर पाने का अधिकार है, कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार है, और जो उनकी प्रीतिकर की राशि है, जो कंपनसेशन प्राप्त करने की राशि है, अमाउंट है, उसके बारे में बताना है। ठीक है। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि कर्मकार प्रीतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत नियोजक की परिसीमाओं के काल्पनिक विस्तार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और इस तरह से ही पूछा गया है कि कर्मकार प्रीतिकर अधिनियम, जो ये अधिनियम है कर्मकार प्रीतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत प्रीतिकर प्राप्ति का कर्मचारी का हक और प्रीतिकर की धनराशि पर टिप्पणी कीजिए। ये एक्ट है कर्मकार प्रीतिकर अधिनियम, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट या फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ठीक है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 3 के अंतर्गत किसी कर्मचारी को प्रीतिकर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार, लीगल राइट, तब उत्पन्न होता है जब उसे कार्य के दौरान या कार्य से संबंधित कारणों से कोई दुर्घटना हो जाती है। उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जब वो उद्योग के अंदर कार्य कर रहा हो, तब यह अधिकार पूर्ण दायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसका अर्थ है कि यदि कर्मचारी अपने रोजगार के कारण कोई जोखिम उठाता है तो उसकी शारीरिक क्षति, विकलांगता या मृत्यु की भरपाई करना नियोक्ता का अनिवार्य कानूनी दायित्व है। ठीक है। अगर कर्मचारी जो वर्कमैन होता है, एम्प्लॉय होता है, उसके साथ उद्योग में, कंपनी में कार्य करते वक्त कोई दुर्घटना हो जाती है, उसे कोई शारीरिक क्षति होती है, विकलांगता होती है, हाथ पैर टूट गया या फिर हो जाती है, तो उसकी भरपाई करने का पूर्ण दायित्व किसका है? नियोक्ता का। ठीक है। फिर दुर्घटना का रोजगार से संबंध, जो दुर्घटना है उसका रोजगार से संबंध। कर्मचारी को प्रीतिकर तभी मिलता है जब यह सिद्ध हो कि दुर्घटना कार्य की अवधि के दौरान और कार्य की प्रकृति के कारण हुई है। तब इसमें काल्पनिक विस्तार का सिद्धांत भी शामिल होता है, जिसके अनुसार यदि कर्मचारी कार्यस्थल पर आने जाने के लिए नियोक्ता के वाहन का उपयोग कर रहा है तो उसे भी रोजगार के दौरान माना जाएगा। यदि दुर्घटना का कार्य से कोई सीधा संबंध नहीं है तो नियोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा। अगर कर्मचारी कार्यस्थल पर जाने आने के लिए नियोक्ता के वाहन का उपयोग कर रहा हो तो इसे रोजगार के दौरान माना जाएगा और उस वर्कमैन को, उस कर्मचारी को कंपनसेशन दिलाया जाएगा। ठीक है। चोट या विकलांगता का प्रकार। धारा 4 के अंतर्गत चोट की गंभीरता के आधार पर 4 श्रेणियों में प्रीतिकर दिया जाता है। कौन कौन सी? मृत्यु, अगर दुर्घटना इस टाइप की हो गई कि इंसान की मृत्यु हो गई, या फिर स्थायी पूर्ण विकलांगता, जैसे दोनों आंखों की रोशनी चले जाना, परमानेंट विकलांगता, या फिर स्थायी आंशिक विकलांगता, परमानेंट लेकिन कम, जैसे एक उंगली कटना या फिर एक हाथ कट जाना, और अस्थायी विकलांगता, टेम्परेरी विकलांगता, कुछ समय के लिए विकलांग। इसमें राशि जो धन दिया जाएगा, जो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, वो अधिनियम की सूची, शेड्यूल के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है। ये टाइप है चोट या विकलांगता के कि अगर
जो कंपनी का वर्कर है उसके साथ कंपनी का, उद्योग का, इंडस्ट्री का या फिर किसी फैक्ट्री का कोई वर्कर है, उसके साथ कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो परमानेंट डिसेबल हो जाए, परमानेंट विकलांग हो जाए, जैसे दोनों आंखों का जाना या फिर दोनों कानों की सुनने की शक्तियां जाना, या फिर स्थायी आंशिक विकलांग, उसका हाथ या पैर कट जाना, या फिर अस्थायी विकलांगता जो कि कुछ समय के लिए होती है कि कुछ समय इंसान की बॉडी काम नहीं कर रही या फिर हाथ काम नहीं कर रहा, तो इसकी जो राशि है वो अधिनियम की सूची के अनुसार दी जाएगी। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी का यह वैधानिक अधिकार है, एक लीगल राइट है कि वह अपनी नियोक्ता से प्रतिकर प्राप्त कर सके। नियोक्ता पर यह कानूनी दायित्व होता है कि वह कर्मचारी को उचित समय पर प्रतिकर का भुगतान करे। यदि नियोक्ता ऐसा नहीं करता तो कर्मचारी कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है। यह अधिनियम श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जो वर्कमैन होते हैं उनको एक आर्थिक सुरक्षा मिल सके अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, इसलिए इस अधिनियम को बनाया गया है। ठीक है। मृत्यु के मामले में प्रतिकर, कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों यानी कि उसके डिपेंडेंट्स को प्रतिकर दिया जाता है, जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, जो उसके परिवार वाले होते हैं, उसकी बीवी बच्चे, अगर शादी नहीं हुई है तो उसके मम्मी पापा भाई बहन, ये सब। यह राशि कर्मचारी के मासिक वेतन यानी कि उसकी मंथली सैलरी के एक निश्चित प्रतिशत औसत 50% और निर्धारित गुणांक रिलेवेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है, या अधिनियम द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि जो भी अधिक हो वह दी जाती है। इसका उद्देश्य मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को वो कंपनसेशन दिया जाता है। स्थायी पूर्ण विकलांगता, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। यदि कर्मचारी पूरी तरह से काम करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे स्थायी पूर्ण विकलांगता माना जाता है, यानी कि उसे परमानेंट डिसेबल माना जाता है। इस स्थिति में प्रतिकर की राशि कर्मचारी के मासिक वेतन जो उसकी मंथली सैलरी है उसके लगभग 60% और संबंधित गुणांक के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह राशि कर्मचारी की भविष्य की आय की क्षति की भरपाई करने के लिए दी जाती है। ठीक है, ताकि उसको भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिर है स्थायी आंशिक विकलांगता। यदि कर्मचारी आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, अगर वो आधा विकलांग हो जाता है, आधा डिसेबल हो जाता है, तो प्रतिकर की राशि उस विकलांगता की प्रतिशतता परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी के अनुसार तय की जाती है। जैसे कि कोई इंसान कितनी % विकलांग हुआ है उस आधार पर उसको प्रतिकर दिया जाएगा। जब हम गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबल हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, और अगर आप 20% डिसेबल हैं, विकलांग हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये जो कंपनसेशन है ये उसकी विकलांगता की परसेंटेज के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है। अधिनियम की अनुसूची शेड्यूल में विभिन्न प्रकार की चोटों के लिए प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं, जिसके आधार पर प्रतिकर की गणना की जाती है। ठीक है, इसमें ठीक है। फिर है इसके बाद अस्थायी विकलांगता, टेम्परेरी डिसेबलमेंट। यदि कर्मचारी कुछ समय के लिए कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे स्थायी विकलांगता कहा जाता है। इस स्थिति में कर्मचारी को आधे मासिक भुगतान के रूप में प्रतिकर दिया जाता है, जो उसके वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है। यह भुगतान तब तक किया जाता है जब तक कर्मचारी पुनः कार्य करने योग्य न हो जाए। अगर किसी का
इस प्रकार एक्सीडेंट हुआ है कि वो 1 महीने के लिए फिर 15 दिन के लिए बेड रेस्ट पर है, तो उसको जो है कंपनसेशन दिया जाएगा तब तक जब तक वो दोबारा काम करने के लिए एक्टिव नहीं हो जाता। ठीक है, फिर है इसके बाद वेतन और गुणांक का महत्व। प्रतिकर की राशि निर्धारित करने में कर्मचारी का मासिक वेतन और उसकी आयु के अनुसार निर्धारित रिलेवेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितनी कम आयु गुणांक उतना अधिक। किसी की अगर 25 साल एज है तो उसको ज्यादा कंपनसेशन दिया जा सकता है, जिससे प्रतिकर की राशि भी अधिक हो जाती है। इस प्रकार अधिनियम कर्मचारी के भविष्य के नुकसान को ध्यान में रखकर प्रतिकर निर्धारित करता है। ठीक है, फिर है इसके बाद न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा। अधिनियम में प्रतिकर की कुछ न्यूनतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं ताकि कर्मचारी को उचित आर्थिक सहायता मिल सके। समय समय पर सरकार द्वारा इन सीमाओं में संशोधन किया जाता है। जो भी उसकी सीमाएं हैं उनमें संशोधन किया जाता है। जैसे कि ये एक्ट है 1923 का, तो उस समय अगर किसी को कंपनसेशन में 10,000 रुपए मिले तो वर्तमान में 10,000 की कीमत 1 लाख हो सकती है। ठीक है, तो समय के साथ जैसे जैसे समय में परिवर्तन होगा वैसे वैसे ही प्रतिकर की धनराशि में भी परिवर्तन किया जाएगा। कुछ नए कानून आए हैं अभी 2020 में। जैसे 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर नए 4 मुख्य कोड हैं जो वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और कार्य स्थितियों को विनियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसका उद्देश्य सभी कर्मचारियों, वर्कर्स और कंपनी के काम की परिस्थितियों को सरल, सुरक्षा और आधुनिक बनाना है। कुछ नए कोड आए हैं 2020 में। नया लेबर कोड कानून के 4 मुख्य भाग। कुछ नए कोड आए हैं, कुछ नए एक्ट आए हैं। जो पुराने एक्ट हैं उनको खत्म करके उनमें परिवर्तन करके लागू हुए हैं। ठीक है, पहला है वेतन संहिता 2019। यह संहिता न्यूनतम मजदूरी और बोनस जैसे कानूनों को जोड़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में समान न्यूनतम वेतन लागू करना और महिला पुरुष के बीच वेतन भेदभाव को खत्म करना है। सभी को बराबर वेतन दिया जाएगा। ठीक है, फिर औद्योगिक संबंध संहिता इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम का आधुनिक रूप है। इसमें औद्योगिक शांति के लिए हड़ताल से पहले 60 दिन का नोटिस अनिवार्य किया गया और व्यापार को आसान बनाने के लिए छटनी के नियमों को लचीला बनाया गया। ठीक है, ये कोड है 1947 की जगह। ये सारे कोड याद रखना, इन कोडों को हाईलाइट करके लिख कर आना। ठीक है, क्योंकि यह 2013 के मुआवजा अधिनियम, जो अभी हम कोड पढ़ रहे हैं, मुआवजा अधिनियम 1923 वाला, उसके आधार पर इसको लागू किया गया, को प्रतिस्थापित करती है। इसका सबसे क्रांतिकारी बदलाव गिग वर्कर्स जैसे जोमेटो, ओला कर्मचारी को पहली बार सामाजिक सुरक्षा बीमा पेंशन के दायरे में लाना। ठीक है, फिर इसके बाद व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता। यह कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और सेहत से जुड़ी है। इसे महिलाओं को रात की पाली नाइट शिफ्ट में सुरक्षा के लिए काम करने की अनुमति और प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाओं का प्रावधान है। ठीक है, ये चारों कोड के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं और इन्हें अच्छे से लिख कर आना है एग्जाम में। फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 भारतीय श्रम विधि का
एक प्रगतिशील और कल्याणकारी स्तंभ है जो बिना किसी दोष के दायित्व के आधार पर श्रमिकों को कार्यस्थल के जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम न केवल घायल कर्मचारी के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करता है बल्कि उनकी मृत्यु की स्थिति में उसे, उसके आश्रितों को, उसके परिवार वालों को सहायता देता है। वर्तमान में बदलते औद्योगिक परिवेश को देखते हुए भारत सरकार ने इन प्रावधानों को और अधिक व्यापक बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में समाहित कर दिया है। जहां पुराना अधिनियम मुख्य रूप से कारखानों और संगठित क्षेत्र तक ही सीमित था, वहीं नई संहिता गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी इसके दायरे में लाकर सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करती है। ये सुधार व्यापार में सुगमता और श्रमिकों के सम्मान के बीच एक संतुलित तालमेल स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये संबंधित है जो कर्मचारी हैं उनको मुआवजा दिलाने से संबंधित, कि अगर किसी भी कर्मचारी के साथ उद्योग में कोई दुर्घटना हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो विकलांग हो जाता है, स्थायी विकलांग, अस्थायी विकलांग, ठीक है, तो उसको मुआवजा दिलाया जाएगा कंपनी से। ठीक है, और इसके लिए एक एक्ट भी है 1923, अभी वर्तमान में उसको रिप्लेस करके एक एक्ट आया है 2020। ठीक है, फिर पढ़ते हैं इसके कीवर्ड्स। प्रीतिकर प्राप्ति का कर्मचारी का हक, जो धारा 3 है वो डिफाइन करती है इसको कि कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है कि यदि उसके साथ उद्योग में कार्य करते वक्त कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो अपने लिए कंपनसेशन मांग सकता है, और नियोक्ता का ये दायित्व है कि वो उनको कंपनसेशन दे, उनका ये पूर्ण दायित्व बन जाता है। ठीक है, फिर दुर्घटना का रोजगार से संबंध, जो दुर्घटना है उसका रोजगार से कैसे संबंध है। कार्य के दौरान, अगर कार्य के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर कार्य के कारण उसी कार्य के कारण से कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर आने जाने में भी लागू, अगर आते जाते वक्त कार्यस्थल पर आते जाते वक्त कार्य जो उद्योग का कार्य है उसके लिए आने जाने में कोई दुर्घटना हो जाती है तो प्रतिकर देना होगा। लेकिन अगर उससे संबंधित नहीं है, उद्योग से संबंधित कोई दुर्घटना नहीं होती है, आप किसी रिलेशन में गए, शादी में गए, या फिर आप कहीं जा रहे थे, वहां पर वो दुर्घटना हुई है, इंडस्ट्री से इसका कोई संबंध नहीं है, तो प्रतिकर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है इस एक्ट में 1923। फिर इसके बाद चोट विकलांगता के प्रकार। मृत्यु, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको कंपनसेशन पाने का अधिकार है, लेकिन इसका एक अपवाद है क्या, कि अगर उद्योग से संबंध नहीं होगा तो आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। या फिर पूर्ण स्थायी विकलांगता, परमानेंट विकलांगता, दोनों आंखें खराब हो गई, या फिर कानों की सुनने की शक्ति खत्म हो गई, दोनों पैर खत्म हो गए, ये परमानेंट जो विकलांगता है वो। या स्थायी आंशिक विकलांगता, आधी विकलांगता, परमानेंट लेकिन आधी, क्या एक हाथ। फिर अस्थायी विकलांगता, टेम्परेरी विकलांगता, जो कि कुछ समय के लिए आपकी हड्डी टूटी है, कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद वो ठीक हो जाएगी, उसे कहेंगे आधी विकलांगता। फिर शेड्यूल के अनुसार वर्गीकरण, जो इनको कंपनसेशन दिया जाता है वो अधिनियम के शेड्यूल के अनुसार होगा। ठीक है, फिर आपको इन्हीं चारों को डिफाइन करना है। मृत्यु के मामले में प्रतिकर कितना दिया जाएगा, जो उसका मासिक वेतन है उसके 50% तक वेतन दिया जाएगा। आश्रितों को भुगतान, जो उसके परिवार वाले हैं, जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार वालों को कंपनसेशन दिया जाएगा। स्थायी पूर्ण विकलांगता, टेम्परेरी डिसेबल, 100% कार्य असमर्थता, 60% जो वेतन है मासिक वेतन
उसका 60% वेतन उसको दिया जाएगा भविष्य की आय की क्षति को पूरा करने के लिए। फिर स्थायी आंशिक विकलांगता यानी कि आधी विकलांगता, आंशिक क्षमता हानि जो शेड्यूल है उसके अनुसार प्रतिकर दिया जाएगा। फिर अस्थायी विकलांगता टेम्परेरी रूप से, किसी का हाथ टूट गया लेकिन वो ठीक हो जाएगा, पैर टूट गया ठीक हो जाएगा, कोई गंभीर चोट लग गई कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगी वो। अस्थायी असक्षमता आधा वेतन का हिस्सा, जो आधा वेतन है वो दिया जाएगा। फिर वेतन का गुणांक वो होगा जो मासिक वेतन है और उसकी आयु है उसके हिसाब से वेतन दिया जाएगा। कम आयु अधिक वेतन। ठीक है। नया कानून, कुछ नए कानून भी आए हैं कि जो 29 लॉज थे पुराने उनको मर्ज करके 4 लॉज आए हैं, 4 एक्ट आए हैं जो है वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता 2020। ये 4 एक्ट नाम याद कर लेना, इंपोर्टेंट एक्ट हैं, इनको लिख कर आना। ठीक है। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा तालाबंदी। नियोक्ताओं द्वारा जो तालाबंदी की जाती है और जो हड़ताल है, कर्मचारी द्वारा जो हड़ताल की जाती है उससे संबंधित। तालाबंदी नियोक्ताओं के हाथ में एक हथियार है एवं हड़ताल कर्मकारों के हाथ में। विवेचना कीजिए। लॉकआउट is a weapon in the hands of employers and strike in the hands of workers. Discuss under the provisions of Industrial Dispute Act 1947. फिर इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि तालाबंदी और हड़ताल में अंतर बताइए। इसके बाद क्या हड़ताल एक संवैधानिक अधिकार है, संक्षेप में लिखिए। यहां संविधान की बात भी आ गई। ठीक है, शुरू करते हैं इसका आंसर। औद्योगिक संबंधों में जब नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विवाद उत्पन्न होता है तब दोनों पक्ष अपने अपने हितों की रक्षा हेतु आर्थिक दबाव बनाने के साधन का प्रयोग करते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़ताल और तालाबंदी को साधनों के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो ये हड़ताल और तालाबंदी है, तालाबंदी की जाती है नियोक्ता द्वारा और हड़ताल की जाती है कर्मचारियों द्वारा। ठीक है, और ये एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए ये चीजें करते हैं। धारा 2 क्यों के अनुसार जब कर्मचारी सामूहिक रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं या कार्य करने से इनकार करते हैं तो उसे हड़ताल कहा जाता है। इसके विपरीत धारा 2I के अनुसार जब नियोक्ता कार्यस्थल को बंद कर देता है या कर्मचारियों को काम करने से रोक देता है तो इसे तालाबंदी कहा जाता है। इस प्रकार हड़ताल कर्मचारियों का हथियार है जिससे वे अपनी मांगों जैसे वेतन वृद्धि, कार्य की शर्तों में सुधार आदि को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं, जबकि तालाबंदी नियोक्ताओं का हथियार है जिसके माध्यम से वे कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उत्पादन को रोककर अपनी शर्तें मनवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये जो तालाबंदी और हड़ताल है ये नियोक्ता और कर्मचारी एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए करते हैं। जो कर्मचारी हैं वो अपने वेतन को बढ़ाने के लिए या फिर कार्य की शक्तियों में सुधार करने के लिए या फिर अपने टाइम से संबंधित के कार्यालय में जो टाइम होता है आने जाने का टाइम उससे संबंधित या फिर कुछ अन्य चीजें मनवाने के लिए हड़ताल करते हैं। और जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, वो करता है ताकि कर्मचारी कार्य करें, वो कार्य बंद ना करें, इसलिए वो उनका रोजगार बंद करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22 और 23 में हड़ताल और तालाबंदी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
विशेष रूप से सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में बिना पूर्ण सूचना के इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। धारा 24 के अंतर्गत अवैध हड़ताल और अवैध तालाबंदी की स्थिति स्पष्ट की गई है। अतः यह कहा जा सकता है कि दोनों ही औद्योगिक संघर्ष के शक्तिशाली साधन हैं, परंतु इनका प्रयोग कानून द्वारा नियंत्रित है। जो कानून है उसके द्वारा इनका प्रयोग कंट्रोल में है। हड़ताल और तालाबंदी में अंतर। जो हड़ताल होती है और तालाबंदी होती है, इनमें क्या अंतर होता है? हड़ताल और तालाबंदी दोनों औद्योगिक विवाद के साधन हैं, परंतु इनकी प्रकृति और उद्देश्य में मूलभूत अंतर है। हड़ताल कर्मचारियों द्वारा की जाती है, जिसमें वे सामूहिक रूप से कार्य बंद कर देते हैं, जबकि तालाबंदी नियोक्ता द्वारा की जाती है, जिसमें वह कर्मचारियों को कार्य करने से रोक देता है या संस्थान को बंद कर देता है। हड़ताल का उद्देश्य अपनी मांगों को मनवाना है, जबकि तालाबंदी का उद्देश्य कर्मचारियों पर दबाव बनाना होता है। इस प्रकार हड़ताल कार्य का त्याग है, जबकि तालाबंदी कार्यों से वंचित करना है। ठीक है, ये इसका अंतर है। इन दोनों में अंतर आप चाहो तो इस तरह से एक डायग्राम बनाकर भी इसका अंतर लिख सकते हो। यहाँ पे हड़ताल और यहाँ पे तालाबंदी। ठीक है, फिर है इसके बाद, क्या हड़ताल एक संवैधानिक अधिकार है? क्या आपको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हड़ताल करने का? हड़ताल को भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का दर्जा प्राप्त नहीं है। यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 19, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने अनुच्छेद 19 पढ़ा था, जिसमें 6 स्वतंत्रताएं दी हुई थी, 6 फ्रीडम्स दी हुई थी, और इन्हीं 6 फ्रीडम्स पर रेस्ट्रिक्शंस यानी कि रोक भी लगाई गई है, प्रतिबंध है ना, कि आप सभा बना सकते हो, आप घूमने फिरने जा सकते हो, आप कहीं भी रह सकते हो, आप अपनी बातों को रख सकते हो, बोल सकते हो, ये सारी चीजें थी उसमें। तो जो सभा बनाने का अधिकार था वो था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में। नागरिकों को संघ या संगठन बनाने का अधिकार प्रदान करता है। ये आपको संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, हड़ताल करने का अधिकार प्रदान नहीं करता। आप संघ बना सकते हो किसी भी कार्य के लिए, किसी भी योजना के लिए, आप कुछ लोग इकट्ठा होकर उस योजना को कर सकते हो, उस काम को कर सकते हो, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते। ठीक है, परंतु इसमें हड़ताल करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई महत्वपूर्ण मामलों में स्पष्ट की गई है। जैसे कि ये केस है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स 1962 का ये केस है। इस मामले में बैंक कर्मचारियों के संगठन ने यह तर्क दिया कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अनुसार सी के अंतर्गत संघ बनाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, और इस आधार में हड़ताल करने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। मामला राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि संविधान द्वारा दिया गया संघ बनाने का अधिकार केवल संगठन बनाने और उससे सम्मिलित होने तक ही सीमित है। इसमें हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। आपको संघ संगठन बनाने का अधिकार है, ग्रुप बनाने का अधिकार है किसी भी कार्य को करने के लिए, लेकिन आप मिलकर हड़ताल नहीं कर सकते। आप एक संगठन बनाकर हड़ताल नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 19 का जिक्र भी आप इसमें कर सकते हो। न्यायालय का निर्णय, जब आप किसी केस को लिखो तो सबसे पहले आप केस को थोड़ा डिफाइन कर दो। आपने 4, 5 या 6, 7 लाइन में उसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद जो कोर्ट का निर्णय होता है, जो कोर्ट का जजमेंट होता है, उसको अलग से लिखो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है न्यायालय का निर्णय, इस तरह से एक हेडिंग बनाओ और फिर जो कोर्ट ने कहा वो लिखो। ठीक है, इससे जो केस है उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा।
न्यायालय ने यह कहा कि हड़ताल एक औद्योगिक हथियार हो सकता है, परंतु इसे मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि हड़ताल का अधिकार केवल विधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, न कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। फिर एक दूसरा केस है टी रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार के 2003 का ये मामला है। इस मामले में तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर व्यापक हड़ताल की थी। राज्य सरकार ने इसे अवैध घोषित करते हुए हजारों कर्मचारियों को निलंबित सेवा से हटाने की कार्यवाही की। इस पर कर्मचारियों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। यह तर्क दिया कि उन्हें हड़ताल करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल करने का कोई मौलिक अधिकार, कोई मौलिक वैधानिक या नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। न्यायालय का निर्णय। न्यायालय ने कहा कि हड़ताल से सार्वजनिक सेवाएं बाधित होती हैं, जिससे आम जनता को भारी नुकसान होता है, इसलिए इसे अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। इस प्रकार न्यायालय ने सरकार की कार्यवाही को सही ठहराया और यह स्थापित किया कि सरकारी सेवाओं में अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, ये था रंगराजन का केस। वर्तमान में भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लागू किया है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में बदलाव करने के लिए बनाया गया है। हालांकि पूरी तरह से अभी हर जगह लागू नहीं हुआ है। ठीक है, इस एक्ट का नाम याद रखना आप। इसको हर उस क्वेश्चन में आप बता सकते हो जिसमें औद्योगिक विवाद से संबंधित कुछ भी पूछा गया है। हड़ताल और तालाबंदी के लिए 60 दिन का सूचना नोटिस अनिवार्य कर दिया गया। पहले केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं में था। अभी वर्तमान में जो एक्ट आया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड औद्योगिक संबंध संहिता 2020, इसमें कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं कि हड़ताल के लिए अगर आपको हड़ताल करनी है या फिर एम्प्लॉयर को तालाबंदी करनी है तो नोटिस देना होगा। फिर बिना सूचना के हड़ताल और तालाबंदी अवैध माना जाएगा। नियम को और कठोर बनाया गया। इसमें जो नियम है उनको थोड़ा सा और कठोर कर दिया गया। इसका उद्देश्य औद्योगिक विवाद को कम करना और अनुशासन बनाए रखना है। हड़ताल और तालाबंदी दोनों ही औद्योगिक विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कर्मचारी एवं नियोक्ताओं के हथियार के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि इसका प्रयोग कानून द्वारा नियंत्रित है और हड़ताल को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक वैधानिक, एक लीगल राइट माना जाता है। नई संहिता जो है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ने इन प्रावधानों को और अधिक सख्त और व्यवस्थित बना दिया है। ठीक है, छटनी की परिभाषा दीजिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 6 व जय 6 छतरी और जय जग के अनुसार के अंतर्गत प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फिर जबरी छुट्टी व छटनी में अंतर। जो जबरी छुट्टी है और जो छटनी है इन दोनों में क्या अंतर है। 20 नंबर में और 10 नंबर दोनों में पूछा जाता है। वेरी शॉर्ट में 4 नंबर में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि जबरी छुट्टी को डिफाइन कीजिए या फिर छटनी को डिफाइन कीजिए। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, रेडी कर लेना आप अच्छे से। छटनी की परिभाषा। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 200 के अनुसार छटनी से अभिप्राय नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी की सेवा को किसी भी कारण से समाप्त करना है जो अनुशासनात्मक दंड के रूप में न हो। इसमें सेवा निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट, स्वेच्छा से त्यागपत्र, सेवा अवधि की समाप्ति,
या कर्मचारी की अस्वस्थता के कारण सेवा समाप्ति शामिल नहीं है। इसमें एम्प्लॉय की इच्छा नहीं होती, वह स्वेच्छा से नहीं निकलता है। उसकी अगर कोई टाइम पीरियड है, उसका कोई टाइम पीरियड है, वो कंप्लीट होता है, वो तब जाता है, वो भी इसके अंदर नहीं आता। सिर्फ इसके अंदर ये आता है कि अगर नियोक्ता अपनी मर्जी से किसी कर्मचारी को उद्योग से निकाल देता है तो वो छटनी कहलाएगा। ठीक है। अर्थात जब किसी उद्योग या प्रतिष्ठान में कार्य की कमी, आर्थिक संकट, मशीनों की आधुनिकीकरण, उत्पादन में कमी या संगठनात्मक पुनर्गठन के कारण कर्मचारी की आवश्यकता कम हो जाती है, तब नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करना छटनी कहलाता है। जब उद्योग में इन चीज़ों की कमी हो जाती है कि काम की कमी हो रही है, उसमें जो आर्थिक संकट है उद्योग के ऊपर वो आ गया है, उसमें मशीनों की कमी है या फिर मशीन खराब हो गई हैं, लंबे समय से मशीनें काम नहीं कर रही हैं, उत्पादन की कमी है, जिस चीज़ के लिए उद्योग को शुरू किया गया था वो काम उसमें नहीं हो पा रहा है, तो जो नियोक्ता है वो कर्मचारियों को निकाल देता है। इसे ही छटनी कहा गया है। ठीक है। यह एक प्रकार की स्थायी परमानेंट सेवा समाप्ति होती है जिसमें कर्मचारी का रोजगार समाप्त हो जाता है, परंतु उसे कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। अगर उसको उसकी इच्छा के बिना काम से निकाला जा रहा है, चाहे ये कारण है या कुछ और कारण है, तो उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है। इसे कहते हैं छटनी। किसी कर्मचारी को छांटकर बाहर निकालना। छटनी की प्रक्रिया, प्रोसीजर, धारा 25G एवं धारा 25H अधिनियम में छटनी के लिए एक न्यायपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की गई है ताकि नियोक्ता मनमानी न कर सके। जो एम्प्लॉयर है वो अपनी मनमानी ना कर सके, इसलिए एक प्रोसीजर बताया गया है। धारा 2G। धारा 2G अंतिम आए प्रथम जाए। जो व्यक्ति बाद में आया होगा उसको पहले निकाला जाएगा और जो प्रथम आया है, जो कि पहले आ चुका है, उसको बाद में निकाला जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति पहले से ही वह कार्य कर रहा है उसको शायद उस काम से ना निकाला जाए, क्योंकि काम की कमी है, तो पुराने जो एम्प्लॉइज हैं उनको रखा जाएगा और जो नए एम्प्लॉइज आए हैं उनको निकाला जाएगा। ठीक है। धारा 2G के अंतर्गत छटनी करते समय यह सिद्धांत अपनाया जाता है कि जिस कर्मचारी को सबसे बाद में नियुक्त किया गया है उसे सबसे पहले हटाया जाएगा। इस नियम को लास्ट कम फर्स्ट गो कहा जाता है, यानी कि अंतिम आए प्रथम जाए कहा जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के बीच निष्पक्षता और समानता बनाए रखना है ताकि मनमानी न हो। ऐसा ना हो कि किसी को भी निकाल दिया, तो जो पहले से वहाँ पे एम्प्लॉई हैं उनको काम पर रखा जाएगा और जो नए आए हैं उनको निकाल दिया जाएगा। हालांकि यदि नियोक्ता किसी विशेष कर्मचारी को उसकी योग्यता, दक्षता या अन्य उचित कारणों के आधार पर बनाए रखना चाहता है तो वह इस नियम से हट सकता है, परंतु उसे इसका स्पष्ट और उचित कारण बताना होगा। अगर कोई एम्प्लॉयर ये चाहता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है या तो उसका काम अच्छा है, ठीक है, उसके अंदर स्किल्स अच्छी हैं, तो उसको रख सकता है, लेकिन उसको बताना होगा कि उसने उसे क्यों चुना है। धारा 25H छटे हुए कर्मचारियों का पुनर्नियोजन, इसे कहते हैं री एम्प्लॉयमेंट। धारा 25H के अनुसार यदि किसी प्रतिष्ठान, किसी उद्योग में छटनी के बाद भविष्य में पुनर्कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और नियोक्ता नई भर्ती करना चाहता है, जो एम्प्लॉयर है वो नई भर्ती करना चाहता है, नए लोगों को उसमें लाना चाहता है, तो सबसे पहले उन कर्मचारियों को अवसर देगा जिन्हें पहले छटनी के कारण निकाल दिया गया था। ठीक है, तो उन लोगों को पहले मौका दिया जाएगा
जिनको निकाला गया था उस उद्योग से, और अगर वो लोग कहीं और जॉब करने लग जाते हैं तो उनकी मर्जी है वो आए या ना आए। इसका उद्देश्य यह है कि पुराने कर्मचारियों को पुनः रोजगार पाने का अवसर मिले और उनके साथ न्याय हो। यह प्रावधान कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है और उन्हें पुनः रोजगार की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, धारा 2G और 2H दोनों को याद रखना। 2G में कहा गया है कि अंतिम आए प्रथम जाए, जो लास्ट में आएगा वही पहले जाएगा। ठीक है, और इसमें है कि पुनर्नियोजन, फिर से लोगों को काम पे रखना, तो सबसे पहले मौका उन्हें ही दिया जाएगा जिन्हें काम से निकाला गया था। फिर है कुछ केस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम एन सुंदरमनी 1976 का ये केस है। इस मामले में कर्मचारी को एक निश्चित अवधि पर नियुक्त किया गया था और उसकी सेवा अवधि पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दी गई। कर्मचारी ने दावा किया कि यह छटनी है और उसे मुआवजा मिलना चाहिए। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या इस प्रकार की सेवा समाप्ति को छटनी माना जाएगा या नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद है न्यायालय का निर्णय, कोर्ट का निर्णय। एग्जाम में इस बार जब आप केस लिखो तो इसी पैटर्न में लिखना कि पहले केस का आपने नाम लिख दिया, फिर केस को आपने डिफाइन कर दिया और फिर आपने अंतिम में लिखा न्यायालय का निर्णय, कोर्ट का जजमेंट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने छटनी की परिभाषा को अत्यंत व्यापक रूप में दिया। न्यायालय ने कहा कि किसी भी कारण से सेवा की समाप्ति का अर्थ है कि यदि सेवा समाप्ति धारा 200 के विशिष्ट अपवादों में नहीं आती, जो धारा 200 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर खुद से स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है, उसकी कार्य की अवधि समाप्त हो जाती है या फिर कोई अदर रीजन है, तो उसे छटनी नहीं माना जाएगा। छटनी सिर्फ उसे माना जाएगा जिसमें जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, वो किसी व्यक्ति को छांटकर अलग कर देता है, जो किसी कारण के या फिर किसी बिना कारण के उसको उद्योग से निकाल देता है। ठीक है, उसे माना जाएगा छटनी, तो वह छटनी मानी जाएगी। अगर कोई चीज इसमें नहीं आती है तो ही वो छटनी मानी जाएगी। और धारा 200 में जो भी बताया गया है वो चीजें होती हैं कि कोई रिटायर होता है वो छटनी नहीं मानी जाएगी, स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है वो छटनी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी चीजें छटनी नहीं मानी जाएंगी। अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति भी छटनी है। जो टेम्परेरी रूप से कोई पर्सन है उसकी सेवा समाप्त की जाती है तो वो छटनी है और वह मुआवजे का हकदार है, तो इसे मुआवजा देने की बात कही गई कि इसको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, फिर है अगला केस, संतोष गुप्ता बनाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 1980 का ये केस है। एक मैडम थी संतोष गुप्ता, एक महिला कर्मचारी थी जो बैंक में प्रोबेशन यानी परख की अवधि पर काम कर रही थी। बैंक ने उन्हें यह कहते हुए नौकरी से निकाल दिया कि वे बैंक की परीक्षा पास नहीं कर पाई और उनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी संतोषजनक नहीं है। बैंक का मानना था कि चूंकि वह अभी स्थायी परमानेंट नहीं है इसलिए उन्हें निकालना छटनी नहीं कहलाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि सेवा समाप्ति धारा 200 के अपवादों में नहीं आती तो वह छटनी मानी जाएगी। अगर इनके अंदर जो बातें बताई गई हैं उसमें नहीं आती है और एम्प्लॉय ने उसको निकाल दिया है, जो एम्प्लॉयर है उसने उसको निकाल दिया है, तो वो छटनी माना जाएगा, चाहे कर्मचारी प्रोबेशन पर ही क्यों न हो। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल प्रोबेशन का आधार देकर नियोक्ता छटनी के नियमों से नहीं बच सकता। ठीक है, न्यायालय ने स्पष्ट किया, जो कोर्ट है उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम यह भेदभाव नहीं करता कि कर्मचारी स्थायी है, जो वर्कर है वो परमानेंट है या प्रोबेशन पर है। यदि उसने निरंतर सेवा की शर्तें पूरी की हैं तो उसे निकालने से पहले
धारा 25F का पालन करना ही होगा। बैंक द्वारा उन्हें निकालना अवैध छटनी थी, क्योंकि बैंक ने उन्हें न तो कोई नोटिस दिया और न ही छटनी का मुआवजा दिया। बैंक को आदेश दिया गया कि उन्हें वापस काम पर रखा जाए और पिछला पूरा वेतन भी दिया जाए। ठीक है, ये केस था संतोष जी का। फिर है इसके बाद जबरन छुट्टी। जबरन छुट्टी और छटनी, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। वेरी शॉर्ट में जबरन छुट्टी पूछा गया है पहले। ठीक है, जबरन छुट्टी का अर्थ, जो जबरन छुट्टी होती है, किसी को जबरदस्ती छुट्टी दे देना। ऐसी स्थिति में नियोक्ता अस्थायी टेम्परेरी रूप से कर्मचारियों को काम देने में असमर्थ हो जाता है, परंतु कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं होती। यह स्थिति सामान्य रूप से निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। कब होती है ये स्थिति उत्पन्न? जब कच्चे माल की कमी, जो उद्योग काम कर रही है उसमें उस माल की कमी हो गई है, बिजली या ऊर्जा की कमी, बिजली की या फिर ऊर्जा की कमी है, मशीनों का खराब हो जाना, प्राकृतिक आपदा या अन्य अस्थायी बाधाएं आ जाएं, तब जो कर्मचारी हैं उनको छुट्टी दे दी जाती है। इस स्थिति में कर्मचारी काम नहीं करता, लेकिन वह संस्था का कर्मचारी बना रहता है और उसे कानून के अनुसार आंशिक मुआवजा यानी कि आधा मुआवजा कंपनसेशन दिया जाता है। यह एक अस्थायी टेम्परेरी स्थिति है। ठीक है, टेम्परेरी रूप से किसी व्यक्ति को काम से निकाल देना, वो उस उद्योग का मेंबर तो होता है लेकिन वो वहाँ पे काम नहीं करता। कब तक? जब तक ये चीज़ें होती हैं। जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो उसको काम पर बुला लिया जाता है। ठीक है, और उसको आधा वेतन भी मिलता रहता है, जो कंपनसेशन है, मुआवजा है, वो उसको दिया जाता है। जबरी छुट्टी और छटनी में अंतर। जबरन छुट्टी और छटनी दोनों औद्योगिक कानून के अंतर्गत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, परंतु इनकी प्रकृति, उद्देश्य और प्रभाव में मूलभूत अंतर है। एक अस्थायी स्थिति है यानी कि टेम्परेरी स्थिति, जिसमें नियोक्ता केवल कुछ समय के लिए कर्मचारियों को काम देने में असमर्थ होता है, लेकिन कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं होती। इसके विपरीत एक स्थायी प्रक्रिया यानी कि परमानेंट प्रोसीजर, जिसमें कर्मचारी की सेवा पूरी तरह समाप्त कर दी जाती है। किसमें? जो छटनी होती है, इसमें किसी कर्मचारी की परमानेंट छुट्टी कर दी जाती है और जबरी छुट्टी में उसको सिर्फ उतने टाइम के लिए अलग कर दिया जाता है काम से, जितने टाइम में वो सारी समस्याएं चल रही हैं। इसके बाद जबरन छुट्टी में कर्मचारी का नियोक्ता से संबंध बना रहता है और स्थिति सामान्य होने पर, जो स्थिति बिगड़ गई है वो ठीक होने पर उसे फिर से कार्य मिल सकता है, जबकि छटनी में कर्मचारी का संबंध समाप्त हो जाता है, उसे परमानेंट छुट्टी दे दी जाती है। हालांकि उसे मुआवजा और पुनर्नियोजन का अवसर धारा 25H में प्राप्त होता है। इस प्रकार जबरन छुट्टी कार्य का स्थायी अभाव है, जबकि छटनी सेवा का स्थायी अंत, परमानेंट अंत। अतः स्पष्ट है कि छटनी और जबरन छुट्टी दोनों ही औद्योगिक परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं, परंतु उनकी प्रकृति भिन्न होती है। छटनी एक स्थायी सेवा समाप्ति है, परमानेंट सेवा समाप्ति, जबकि जबरन छुट्टी अस्थायी टेम्परेरी रूप से उसकी सेवाएं बंद की जाती हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत धारा 2G और धारा 2H कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु निष्पक्ष प्रक्रिया और पुनर्नियोजन का प्रावधान करती है। ये प्रावधान नियोक्ता की मनमानी को रोकते हैं और कर्मचारी को न्याय सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, आई होप आपको जबरन छुट्टी और छटनी में अंतर समझ में आ गया होगा। फिर है इसके बाद एक केस
वर्कमैन ऑफ फायरस्टोन टायर एंड रबड़ कंपनी बनाम मैनेजमेंट। इस मामले में कंपनी ने कुछ औद्योगिक समस्याओं के कारण अपने कर्मचारियों को जबरी छुट्टी कर दी, अपने कर्मचारियों की जबरी छुट्टी कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दोनों अवधारणाओं के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जबरन छुट्टी, जो जबरी छुट्टी है, एक अस्थायी स्थिति है, यानी कि टेम्परेरी स्थिति है जबरन छुट्टी, जो नियोक्ता की नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों जैसे कच्चे माल की कमी या मशीन की खराबी के कारण पैदा होती है। इसमें कर्मचारी की नौकरी खत्म नहीं होती, बल्कि मालिक और मजदूर का कानूनी संबंध बना रहता है। कर्मचारी का नाम रजिस्टर में रहता है और स्थिति सुधरते ही वह वापस काम पर लौट जाता है। ठीक है। इसके विपरीत न्यायालय ने छटनी को एक स्थायी प्रक्रिया यानी कि परमानेंट बताया। कोर्ट ने कहा कि छटनी में नियोक्ता अधिशेष श्रम को हटाने के लिए कर्मचारी की सेवा को पूरी तरह समाप्त कर देता है। यहाँ मालिक और मजदूर का संबंध हमेशा टूट जाता है, हमेशा के लिए टूट जाता है, खत्म हो जाता है। छटनी के मामले में नियोक्ता को धारा 25F के तहत नोटिस और मुआवजा देना अनिवार्य है, जबकि जबरी छुट्टी में केवल आधे वेतन का प्रतिकर दिया जाता है और नौकरी सुरक्षित रहती है। ठीक है। जबरी छुट्टी और छटनी में फर्क है परमानेंट का और टेम्परेरी का। ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष। छटनी और जबरन छुट्टी औद्योगिक कानून की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न परिस्थितियों में नियोक्ता और कर्मचारी के संबंधों को संतुलित करना है। छटनी एक स्थायी सेवा समाप्ति, जबकि जबरन छुट्टी अस्थायी टेम्परेरी रूप से कार्य से वंचित करना, कार्य वंचना की स्थिति है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत धारा 2G 2H, धारा 2G और 2H और एक है 25F, जिसमें कंपनसेशन दिया जाता है। ये 3 धाराएं हैं। ठीक है। कर्मचारियों के हित की रक्षा करते हुए निष्पक्ष प्रक्रिया और पुनर्योजन का अधिकार प्रदान करती है। साथ ही न्यायालय ने अपने निर्णयों द्वारा इन प्रावधानों की व्याख्या कर कर्मचारियों को अतिरिक्त संरक्षण प्रदान किया है। ठीक है। जबरन छुट्टी और छटनी, एक में परमानेंट छुट्टी की जाती है, परमानेंट काम से निकाल दिया जाता है, किसमें, छटनी में। और जो जबरन छुट्टी है उसमें टेम्परेरी रूप से किसी व्यक्ति को काम से हटा दिया जाता है और धारा 25F में उसको मुआवजा कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है। फिर है इसके कुछ कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, जैसे छटनी की परिभाषा दी गई है धारा 200। इन्हें एक पेज पे लिख लेना, जितने भी सेक्शन बता रही हूँ, जिस भी क्वेश्चन में जो जो सेक्शन है, जो जो केस है, उनको आप अच्छे से लिख लेना। जैसे एक कीवर्ड है, इसी तरह से एक पेज पे कीवर्ड बना लेना। ठीक है। इससे आपको आसानी हो जाएगी मेन चीज़ों को याद रखने में। इसकी जो परिभाषा है, सेक्शन 200, नियोक्ता द्वारा सेवा समाप्ति की जाती है किसी भी कारण से, दंड नहीं, इसमें पनिशमेंट नहीं दी जाती है। इसमें 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या कि एक तो रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए और स्वेच्छा से समाप्ति नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा से त्यागपत्र नहीं होना चाहिए। उसकी जो व्यक्ति है उसकी अस्वस्थता नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ, अगर आप ये कहते हो कि वो अस्वस्थ है इसलिए उसको काम से निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। ठीक है। छटनी के कारण काम की कमी, अगर काम की कमी है तभी लोगों को छांटकर अलग कर दिया जाता है। आर्थिक संकट, जब उद्योग पर आर्थिक संकट आ जाता है, काम की कमी होती है, कच्चे माल की कमी होती है, मशीन की कमी हो जाती है, या फिर पुनर्गठन, धारा 25G, जिसमें कहा गया है कि लास्ट कम फर्स्ट गो, बाद में आया
पहले जाएगा, जो लास्ट में आया है वही पर्सन पहले जाएगा, जो नया एम्प्लॉय है उसको ही पहले निकाला जाएगा और जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनको काम पे रखा जाएगा। और अगर जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, वो चाहता है किसी स्पेसिफिक पर्सन को रोकना उसकी योग्यता या फिर उसकी स्किल्स की वजह से, तो वो उसको रोक सकता है, बस उसे कोई रीजनेबल कारण देना होगा। ठीक है। निष्पक्षता, अपवाद, उचित, जो इसमें अपवाद है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर धारा 2H जिसमें कहा गया है कि नई भर्ती, अगर उद्योग में काम फिर से चालू हो जाता है तो जब नई भर्ती कराई जाएंगी तो पुराने लोगों को पहले अवसर दिया जाएगा, उनको पहले बुलाया जाएगा। ठीक है। पुनर्नियोजन का अधिकार किनको दिया जाएगा? जिन लोगों को उद्योग से निकाला गया था। फिर इसमें केस है बैंक ऑफ इंडिया बनाम एन सुंदर मनी, जिसमें कहा गया था कि समय से पहले हटाया, जो व्यक्ति है उसको समय से पहले हटा दिया गया था, जिसे उसने कहा कि ये छटनी है, आपने मुझे बिना किसी रीज़न के समय से पहले हटा दिया है। उसने कोर्ट जाकर मुआवजा मांगा। ठीक है। मुआवजा उसको मिलेगा लेकिन अपवाद नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर संतोष गुप्ता, जो संतोष मैडम का एक केस था, संतोष गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ पटियाला, जिसमें कहा गया था कि उन मैडम को प्रोबेशन पे रखा गया, यानी कि परख पे। ठीक है। परीक्षा पास नहीं की, जो नियोक्ता है उसने कहा कि इन्होंने परीक्षा पास नहीं की, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। नियोक्ता बोला कि ये छटनी नहीं है। न्यायालय ने कहा सेक्शन 25F जरूरी है, आपको नोटिस देना चाहिए था, प्लस आपको उसको कंपेंसेशन देना होगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये अवैध छटनी थी, उसको अवैध तरीके से निकाला गया था, इसलिए उनको वापस बुलाया गया, संतोष मैडम को वापस बुलाया गया और उनका पुराना वेतन भी उन्हें दिलाया गया था। ठीक है। जबरी छुट्टी, जो जबरी छुट्टी है ले ऑफ, इसका मतलब है अस्थायी काम बंद, टेम्परेरी रूप से काम का बंद होना, उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए काम से हटा देना। ठीक है। सेवा जारी रहती है, बस उसको काम से हटा दिया जाता है। कारण कच्चे माल की कमी, बिजली, मशीन की कमी, मशीन की खराबी, इन वजह से उसको निकाल सकते हैं कुछ टाइम के लिए। जबरी छुट्टी और छटनी में अंतर, जो जबरी छुट्टी है वो अस्थायी, टेम्परेरी रूप से किसी व्यक्ति को निकाला जाता है, नौकरी जारी रहती है, और छटनी में स्थायी, यानी कि परमानेंट, उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है, नौकरी खत्म हो जाती है, दोनों के बीच संबंध खत्म हो जाता है और उसको मुआवजा दे दिया जाता है। ठीक है। फिर छटनी नोटिस, मुआवजा जरूरी, जो छटनी है, जो आपने किसी को छटनी के तहत निकाला है तो उसको एक नोटिस देना चाहिए और उसको मुआवजा भी देना चाहिए। जबरी छुट्टी, आधा वेतन, जो व्यक्ति टेम्परेरी रूप से बाहर जाएगा उसको उसका आधा वेतन दिया जाएगा। जबरी छुट्टी, अस्थायी स्थिति, अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रूप से जब कोई स्थिति आ जाती है तब उसको निकाला जाता है, और छटनी स्थायी समाप्ति यानी कि परमानेंट छुट्टी। फिर इसका निष्कर्ष है, निष्कर्ष आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। ठीक है। आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जो पहले वीडियो थी उसमें हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और आने वाली जो वीडियो है उसमें हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारे जो टोटल 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। फिर बचेंगे वेरी शॉर्ट में मोस्टली वही क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग में बताए हैं मैंने। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।